Hello students and welcome to Sathi IS. I hope all of you are doing well and you have been watching the videos that are uploaded to our YouTube channel under the mapping series. We have started the mapping series जहाँ पे हमने start किया था with the continents. So first of all we'll be covering the various different continents that are present in the world. उनके physical features, important physical features जैसे mountains हो गए, rivers हो गए, water bodies that are surrounding them. Those common features that everyone should know and that have been featuring in the UPSC civil services exam, especially in the prelims, multiple times. मेंस में इससे क्या हेल्प मिल सकती है? आप जब आंसर्स लिखोगे तो आप बेटर एग्जाम्पल्स दे पाओगे, लोकेशनल एग्जाम्पल्स, स्पेशली इन आंसर्स रिलेटेड टू से इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी. तो वहां पे क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इन सब में भी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मैपिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, दैट कैन हेल्प इन वैल्यू एडिशन इन योर आंसर्स. सो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया हुआ है, ऑलरेडी उसके वीडियोस अपलोडेड हैं, आप यूट्यूब चैनल पे हमारे जाके चेक कर सकते हैं. फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. 2 पार्ट्स में इसके वीडियोस आए थे. अगेन 2 पार्ट्स में अफ्रीका, ओशनिया एंड ऑस्ट्रेलिया, then North America, South America. The next continent that we'll be talking about is the continent of Antarctica. इसके बाद we'll start with the biggest continent of the world, that is Asia. एशिया लास्ट के लिए रखा है ताकि एकदम से सब बच्चे ओवरवेल्म ना हो जाएं with the information. Asia of course has, because of its size, it has more physical features associated with itself, right? चलिए. So this session will be about the continent of Antarctica. एक सिंगल सेशन रहेगा, बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स के 2-2 वीडियोस हैं. इसका बस एक वीडियो रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिकल फीचर्स, इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स नहीं है एसोसिएटेड विद द आइलैंड कॉन्टिनेंट, विद द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका इज द ओनली अनइनहैबिटेड, परमानेंटली इनहैबिटेड नहीं है. परमानेंटली इनहैबिटेड मतलब कि वहां पे 365 डेज ऑफ द ईयर कोई ना कोई रहे, तो ऐसा नहीं है एंटार्क्टिका में. परमानेंटली इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट ये नहीं है. यस, देयर आर सर्टेन हैबिटेशंस दैट क्रॉप अप ड्यूरिंग द समर मंथ्स, बट विंटर मंथ्स आर सो सीवियर, सो एक्सट्रीम कि यहाँ पे लोग नहीं रह पाते हैं. सो इट इज अ अनइनहैबिटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. जो साउथ पोल है हमारा, इट लाइज ओवर हियर. नॉर्थ पोल लाइज इन आर्कटिक ओशन. इट इज नॉट लाइंग इन ओवर लैंड. दिस इज लाइंग ओवर लैंड. यहां पे है आपका साउथ पोल. दिस इज द साउथ पोल ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ज्योग्राफिक साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल अलग है. जियोमॉर्फोलॉजी में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. सो दिस इज वेयर द साउथ पोल लाइज. नाउ एंटार्क्टिका डज नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, कोई भी कंट्री इस पे क्लेम नहीं कर सकती. हाँ, कुछ किसी कंट्री ने अनऑफिशियल क्लेम्स किए हुए हैं कि ये रीजन हमारा है, ये रीजन तुम्हारा है. बट एंटार्क्टिका ट्रीटी जो है, दैट सेज दैट एंटार्क्टिका इज अ ग्लोबल गुड. ग्लोबल गुड इंक्लूडिंग आउटर स्पेस, एटमॉस्फेयर, हाई सीज. एंटार्क्टिका इज अनदर ग्लोबल कॉमन. ठीक है, इट इज अ ग्लोबल कॉमन. इट डज नॉट बिलोंग टू एनीवन, इट बिलोंग्स टू एवरीवन. ठीक है. एंटार्क्टिका की फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, देयर इज वन वेरी प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज दैट इज गोइंग अक्रॉस एंटार्क्टिका एंड दैट इज नोन एज द ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स. नाउ आप सब ने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये आपने पढ़ ली होगी. अकॉर्डिंग टू दैट, जो अर्थ है, इट वाज अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पैंजिया व्हिच डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द नॉर्दर्न पार्ट वाज इवेंचुअली नोन एज लॉरेशिया or Angara land, and the southern part was known as Gondwana land. जो Antarctica है, that was the part of Gondwana land along with continents of Africa, South America, Australia, Indian subcontinent. इन सब के साथ Antarctica भी was the part of Gondwana land. Now when Gondwana land it started to break off, वहां पे क्या हुआ, डाइवर्जेंस हुआ. जो गोंडवाना लैंड है वो ब्रेक होने लग गया. उस ब्रेकिंग की वजह से there was creation of certain block mountains, and this block mountain, one of the block mountain that got created in the continent of Antarctica was that of the Transantarctic mountains. So Transantarctic mountains are block mountains and they are old.
They were associated with Triassic period में there was continental drift, Pangaea broke and eventually बाकी उसके और हिस्से हुए. अभी यहाँ पे कोई भी एक्टिव बाउंड्री नहीं है. दिस इज नॉट एन एक्टिव बाउंड्री. जो भी माउंटेन्स एक्टिव बाउंड्री पे रहेंगे वो कहलाएंगे यंग माउंटेन्स. जो भी माउंटेन्स पैसिव बाउंड्रीज पे रहेंगे यानी ओल्ड कभी वहां पे एक्टिव बाउंड्रीज रही होंगी बट अभी नहीं है, वो उनको हम कहते हैं ओल्ड माउंटेन्स. सो ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स आर ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स. दे वर क्रिएटेड व्हेन गोंडवाना लैंड ब्रोक इनटू इट्स मल्टीपल पार्ट्स. सो यहां पे देयर इज अ रिज दैट इज एसोसिएटेड, अ फॉल्ट दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर. उससे एसोसिएटेड है हमारे ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स. Okay, so Transantarctic mountains are the most prominent mountain range of Antarctica. So इसी को हम consider करते हैं as the most important mountain range. Next we have the Ellsworth mountains. यहाँ पे हैं Ellsworth mountains, western part of Antarctica में. This is South America. ठीक है, यहाँ पे South America है. This is the Antarctic Peninsula. इसके पास में है एल्सवर्थ माउंटेन्स एंड यहां पे द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका विच इज माउंट विंसन 4892 meters high that lies in the Ellsworth mountains. It is basically an extension of the Transantarctic mountains only. ठीक है, उन्हीं का एक्सटेंशन है. यहां पे एंटार्क्टिका की हाईएस्ट पीक लाई करती है. Now Antarctica, it is a permanently frozen area. जो हमारे आइस कॉन्टिनेंटल आइस शेल्फ्स हैं यहां पे लाई करते हैं. सो यहां पे दिस रीजन इट इज नोन फॉर, the best feature it is known for is of course frozen water, big chunks of frozen water, that is glaciers. तो ग्लेशियर्स आप सबको पता है मल्टीपल टाइप्स के होते हैं. एक तो होते हैं एल्पाइन ग्लेशियर्स जो माउंटेन टॉप्स पे होते हैं, जैसे हिमालयाज में गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, वो क्या है एल्पाइन ग्लेशियर्स. वी हैव वैली ग्लेशियर्स जो हाई एल्टीट्यूडनल जो वैलीज हैं वहां पे डिपॉजिटेड रहते हैं. एंड देन वी हैव समथिंग नोन एज द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो हाई लैटिट्यूड्स पे लैंड के ऊपर फ्रोजन आइस रहती है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल आइस शेल्व्स और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. एंटार्क्टिका इट इज नोन फॉर इट्स कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आर एसोसिएटेड विद एंटार्क्टिका. कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको हम वन बाय वन देखेंगे. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ओवर हियर इज द लैम्बर्ट ग्लेशियर. लैम्बर्ट ग्लेशियर जो है ईस्ट एंटार्क्टिका में है. एल्सवर्थ कहाँ था? एल्सवर्थ माउंटेन्स वेस्ट एंटार्क्टिका में था. दिस इज ईस्ट एंटार्क्टिका. ठीक है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर बाय वॉल्यूम एंड बाय लेंथ. 400 किलोमीटर लॉन्ग है. इट इज सच अ लॉन्ग ग्लेशियर, एक सिंगल चंक. It is so long, 400 kilometer, and it flows into the Amory ice shelf. This is not that important information. This is very much important. World का सबसे long glacier is the Lambert Glacier, which lies in Antarctica. ठीक है, यहाँ पे आइस डायनामिक्स और क्लाइमेट चेंज की स्टडी के लिए इसे बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है. अभी रिसेंटली जो साइंटिस्ट थे इनने बहुत डेप्थ से आइस को निकाला है. And that is a very prominent feat in the field of paleoclimatology. Paleoclimatology मतलब पुराना जो क्लाइमेट है उसकी स्टडी. ये जो हमारे आइस के डिपॉजिट्स होते हैं इनमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है. किस तरह से आइस के डिपॉजिट्स हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसा है, इसमें इम्प्योरिटीज क्या क्या हैं, उन सब की स्टडी से हम ये पहचान सकते हैं कि क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ होगा ड्यूरिंग दोज टाइम्स जब ये ग्लेशियर क्रिएट हुआ. So this study of these glaciers, इनके जो deep इनके जो depths पे ice है उसकी study से we can understand how Earth's climate it has changed, how it might change in the future, and what precautions we can take to prevent any catastrophic thing from happening. ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सा डिजास्टर ना हो जाए हमसे, वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं. इन सब की स्टडी के लिए ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इज द पाइन आइलैंड ग्लेशियर.
ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज इट इज रैपिडली थिनिंग एंड रिट्रीटिंग. ग्लेशियर्स थिन कर रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, मतलब ये ग्लेशियर था फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज द सी, दिस वॉज द ग्लेशियर, दिस इज लैंड, इसके नीचे लैंड है. ठीक है, ये रिट्रीट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टूट टूट के सी में एंटर कर रहा है, सी में एंटर कर रहा है, आइसोलेट हो रहा है, इवेंचुअली क्या होगा, इट विल मूव इनटू वार्मर लैटिट्यूड्स, इट विल मेल्ट. इससे क्या होगा, हमारा सी लेवल इवेंचुअली राइज होगा. So glacial melting is causing what? Sea level rise. It is changing the properties of the seawater, and by that logic it is changing the way in which the seawater moves. जो sea का हमारा पानी है, जो ओशनिक currents हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं वो भी चेंज होते हैं जब हमारा आइस मेल्ट होके इट एड्स फ्रेश वाटर टू द ओशंस. ठीक है, सो पाइन आइलैंड ग्लेशियर इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट एंड इट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल सी लेवल राइज. सो इसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग चल रही है टू इंडिकेट कि किस तरह से ये जो हमारे आइस शेल्स हैं, आइस ग्लेशियर्स हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं, इनकी हेल्थ इंप्रूव या रिड्यूस हो रही है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, थ्वाइट्स ग्लेशियर. थ्वाइट्स ग्लेशियर का दूसरा नाम है द डूम्सडे ग्लेशियर. ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट कि जिस दिन थ्वाइट्स ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, that is the day there will be a widespread devastation across the earth. It will cause changes in the ocean movements. It will cause, by the logic of changes in ocean movements, it will cause changes in the wind movement. Wind movement change हुआ, locations में कितना temperature है, कितना precipitation है, वो change होगा. It will have a snowballing impact on everything associated with the earth क्लाइमेट के बेसिस पे हमारी जॉब्स, हमारा एम्प्लॉयमेंट, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिटरमाइन होता है, वो सब भी चेंज होगा. ओके, सो दिस इज नोन एज द डूम्सडे ग्लेशियर. ये जब बहुत तेज थिन होने लगेगा और कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज द डे वी विल, नॉट द डे एग्जैक्ट, एक दिन नहीं होगा, एक लॉन्ग ड्यूरेशन में पूरे कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट्स होंगे, मे बी 1 साल, मे बी 2 साल, बट देन that will be the doomsday for us. ठीक है, so it is known as doomsday glacier because of its significant potential to contribute to sea level ice and it is melting rapidly. जो ओशनिक currents हैं वो बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं. क्यों गर्म हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, majority of that increased temperature is affecting the temperature of the oceans. Oceans में क्या होता है, water है. Water का क्या होता है, specific heat काफी ज्यादा है. तो जितनी heat produce हो रही है, extra heat है अर्थ पे, majority of that is being absorbed by the water of the oceans. उसकी वजह से जो oceans हैं, they are getting heated up. अभी recently report थी कि जो oceans हैं, they were the hottest ever recorded. जब से हमने रिकॉर्ड कीपिंग स्टार्ट की है उस तब से अभी तक हॉटेस्ट ओशंस रहे हैं लास्ट ईयर 2024 में, एंड दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू मल्टीपल हीट वेव्स. अब इन हीट वेव्स से क्या हो रहा है, वार्म ओशंस हैं, वार्म ओशंस जब गर्म पानी कांटेक्ट में आता है आइस के, तो आइस रैपिडली मेल्ट कर रही है. ठीक है, सो दिस ग्लेशियर इज ऑल्सो मेल्टिंग एंड बिकॉज ऑफ इट्स इट्स नेम एज डूम्सडे ग्लेशियर, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है एंड इस पे एक्सटेंसिव इंटरनेशनल स्टडीज और रिसर्च कोलैबोरेशंस हो रहे हैं टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ इट इज मेल्टिंग एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट. प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स भी हम देखना चाह रहे हैं. So ये तो थे 3 important glaciers of Antarctica. Now let us understand about India's presence in Antarctica. इंडिया के कितने रिसर्च स्टेशंस हैं, थे, क्रिएट हो रहे हैं and all that. India up until now has had 3 research stations in Antarctica. The first research station was known as Dakshin Gangotri. Gangotri, a very important glacier for India. So Dakshin Gangotri, southern part of South Pole के पास जो बड़ा सा ग्लेशियर या बड़ा सा आइस कैप है वहां पे. ठीक है, so Dakshin Gangotri was over here. However, it was decommissioned. Why? Because massive storms की वजह से Dakshin Gangotri eventually it got completely buried under the ice. Eventually,
the Maitri station was started very nearby to Dakshin Gangotri, and then the Bharti station was established. So Dakshin Gangotri is no more in operation, whereas Maitri and Bharti are two stations, research stations of India, that are currently in operation. Okay? So this is about the Indian presence in Antarctica. Now let's understand something very, very weird. कि एंटार्क्टिका में टाइम कैसे डिटरमाइन होता है. देखिए, टाइम का क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि जो अर्थ है, अर्थ के जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, दे हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द टाइम, राइट. सो दैट वुड मीन कि अर्थ कितना टाइम लेती है इन चेंजिंग वन लॉन्गिट्यूड, 4 मिनट्स. एंड दैट्स वाई हम जो 82.5 डिग्री ईस्ट है कंपेयर टू ग्रीनविच विच इज एट 0 डिग्री, 82.5 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड मूव करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगेगा, 5.5 आवर्स. ये कैलकुलेट कर लेना, पढ़ा होगा ऑलरेडी. सो इंडिया इज कंपेयर टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इंडिया इज 5.5 आवर्स अहेड. ठीक है. बट एंटार्क्टिका को अगर आप देखो, दिस इज साउथ पोल. ठीक है. जो पोलर रीजन्स हैं वहां पे तो सारे लॉन्गिट्यूड आके मिल रहे हैं. सो वहां पे ये अगर एंटार्क्टिका है, यहाँ पे तो सारे लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का टाइम वहां पे मेजर हो, या 82.5 डिग्री या 180 डिग्री, किसका टाइम वहां पे कैलकुलेट होगा. सो दैट इज वन बिग इशू एसोसिएटेड विद एंटार्क्टिका, कि वहां पे टाइम डिटर्मिनेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि सारे तो लॉन्गिट्यूड आके साउथ पोल पे कन्वर्ज कर रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस देयर इज, अगर इंडिया का रिसर्च स्टेशन है तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो वहां पे चलेगा. यूएस का रिसर्च स्टेशन है तो यूएस अकॉर्डिंगली, जो भी यूएस में मल्टीपल टाइम जोन्स हैं, जो जिस भी टाइम जोन का वो फॉलो करना चाह रहे हैं वो वाला फॉलो कर लेंगे. फ्रांस का है तो फ्रांस के जो टाइम जोन्स हैं उनमें से एक वो चूज कर लेंगे कि हम इस टाइम जोन को फॉलो करेंगे. बांग्लादेश का है तो बांग्लादेश का भी जो टाइम जोन है वो फॉलो होगा. सो एंटार्क्टिका में हाउ इज टाइम डिटरमाइंड, क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड्स आके मर्ज कर रहे हैं यहाँ पे, जो सिंपल लॉजिक है ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम दैट फेल्स ओवर हियर. सो जिस भी कंट्री का वहां पे, जिस भी जगह पे, जिस भी कंट्री का स्टेशन है, उस स्टेशन में वो टाइम होगा जो वो कंट्री डिटरमाइन करेगी. Okay, so that is how time is determined in Antarctica, and that is one thing that is not associated with mapping, but a fun fact which can be useful for you in your prelims. Okay, so that's it for Antarctica. बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं. 2 important mountain ranges हैं. Ellsworth is kind of an extension of the Transantarctic mountains, and then 3 important glaciers. Okay, so that's it. Thank you so much. I am Pallavi Saxena, the geography educator at Sarthi IAS. I'll take a leave. I hope you were able to understand everything, and इसका अगर आपको PPT चाहिए, that will be available in the pinned comment. So thank you so much. Take care and all the best.